हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके नाउ। जैसा कि अभी हम लोग को पता है कि हमारी अभी सीडीएस की पीवाईक्यूज की एक सीरीज चल रही है, जहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग इकोनॉमिक की पीवाईक्यूज अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी के पिछले 5 साल की पीवाईक्यूज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ पे अगर आपने भी एक भी वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे भी मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाइज वीडियो लगा रखे हैं, तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी हम ऑलरेडी यहाँ पे इकोनॉमिक्स के आधे पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी 3 वीडियोज और आएंगी उसकी, पर उसके बीच में मैं यहाँ पे कुछ बोनस आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि हर सब्जेक्ट के बीच में मैं यहाँ पे बोनस वीडियो ला दूंगा। अभी उसमें से पहली बोनस वीडियो आपके लिए ये है, जहाँ पे हम लोग फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं ये सब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक दूसरी वीडियो लाऊंगा, जहाँ पे अपने बजट के ऊपर, जो कि आपको पता है भी प्रेजेंट में ही आपका बजट निकला है, तो उसके ऊपर भी जो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें उससे पॉसिबल है कि आ सकती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे उसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वीडियोस आपके लिए यहाँ पे बोनस रहेंगे, साथ ही साथ जो हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपकी यहाँ पे सीरीज भी चलती रहेगी। ठीक है, तो बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, तो इस वीडियोस को भी आपको यहाँ पे देखना रेगुलरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ से भी आपकी यहाँ पे क्या हो सकती है, प्रैक्टिस भी हो सकती है और रिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सकता है इसको वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक पहुँच पाए, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट होता है, सजेशन होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन आप ही के लिए आप यहाँ पे पूछ भी सकते हो। ठीक है, लास्ट में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछा रहता हूँ, तो आपके यहाँ पे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको यहाँ पे इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आपको वहाँ पे उसी चैनल पे आपको जाके मिलेगी। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। नाउ तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑप्टिक्स के जितने फॉर्मुलाज है वो कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स आपका यहाँ पे फिजिक्स के चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंस आपका यहाँ पे चैप्टर है। ठीक है, पूरे सिलेबस में फिजिक्स के। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो आप आपको यहाँ पे याद रखनी है वो है यहाँ पे मैग्निफिकेशन फैक्टर। ठीक है, मैग्निफिकेशन फैक्टर। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर आपका बेसिकली आप निकालते हो लेंस के लिए। ठीक है, पहली चीज़ ये, इसका फॉर्मूला एम से हम लोग इसको डिनोट करते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर को। आपका इसका फॉर्मूला होता है एम इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर साथ ही साथ आपको याद रखनी है, अगर एम जो है आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपकी यहाँ पे बनेगी। वहीं पर अगर एम अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आपकी इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे देखो, दो तरीके से पूछ सकते हैं कि मान लो अगर आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो आपसे पूछ लिया कि एम क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इस तरीके से याद कर लेना। अगर मान लो आपको एम दे रखा है कि वो नेगेटिव है, तो आपको बताना है इमेज कैसी बनेगी, तो आप यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड बोलोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगली चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, अगर एम छोटा है 1 से तो आपका हाइट ऑफ इमेज भी छोटा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर एम इक्वल टू है 1 के तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल होगा यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। फिर अगर एम आपका यहाँ पे बड़ा है 1 से, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज भी बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक फॉर्मूला, फिर साथ में आपका ये सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो। फिर ये थर्ड पार्ट, इस चीज़ से रिलेटेड आपको यहाँ पे दोनों तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट चीज़, मान लो यहाँ पे आपसे पूछता है कि ऐसे 2 प्लेन मिरर है। ठीक है, ऐसे 2 प्लेन मिरर है और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा और ये एक दूसरे से यहाँ पे थीटा एंगल पे मीट कर रही हैं। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे फॉर्मूला होता है 360/थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो केस बनते हैं, एक होता है यहाँ पे E1 का और एक होता है यहाँ पे ऑड का। अगर इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू ऑड आती है तो आपको वही आंसर हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करके यही वैल्यू आती है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये E1 आती है तो यहाँ पे 360/थीटा करोगे जब आप, तो उसमें से एक माइनस कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें यहाँ पे एंगल दे रखा होता 30 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब 12 आपका देखो E1 है। ठीक है, E1 है तो आपको एक माइनस करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज दे देगा 11। ठीक है, तो ये आपका होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगले पे चलते हैं। तो देखो, अगला यहाँ पे आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 2 प्लेन मिरर है ऐसे, और आपको बोल दिया बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसमें इमेजेस कितनी बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बनेंगी इन्फानाइट इमेज। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आपकी कितनी इमेज बनेंगी, इन्फानाइट इमेजेस आपकी यहाँ पे बनने वाली हैं। फिर फोर्थ, यहाँ पे अगर मान लो आपसे मास डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू एम अपॉन वी। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि वो है यहाँ पे स्पीड जो है आपका,
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर आप बोल सकते हो डेंसिटी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड से। अब डेंसिटी इधर होता तो स्पीड इधर आ जाता, ठीक है, एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपको ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और ये रेयरफैक्शन की यहाँ पे क्या है, कंडीशन है, ठीक है। जो आपका रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, जहाँ पे आपकी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसकी यहाँ पे कंडीशन है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, रिफ्रैक्शन में आपका यहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो यहाँ पे चेंज नहीं होती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो रिफ्रैक्शन का यहाँ पे क्या है, कंडीशन है। और रिफ्रैक्शन की कंडीशन में एक चीज़ याद रखना कि आई जो है कभी भी इक्वल नहीं होता है आर से, एक्सेप्ट जब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो, जीरो हो। तो जब आई की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी तो आर की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। फिर नेक्स्ट चीज़ आपको देखो यहाँ पे याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर वेवलेंथ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हम लोग कितने वेवलेंथ तक की हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, और इसका ये आंसर होता है यहाँ पे 400 से 700 nm, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लो आपसे पूछता है यहाँ पे कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी जो है आप हम लोग यहाँ पे सुन पाते हैं, ठीक है, कितनी हमें हमारे लिए यहाँ पे ऑडिबल होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यहाँ पे 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो इतने के अंदर जो भी यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हम सब यहाँ पे सुन पाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो वो है यहाँ पे आपका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका डिनोट होता है यहाँ पे म्यू से, ठीक है, ये आपका क्या है, म्यू है। और इसका फॉर्मूला होता है C/V, ठीक है। तो C आपका क्या होता है, C होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V आपका होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। और यहीं से आप ये भी निकाल सकते हो कि V आपका क्या है यहाँ पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, या फिर आप बोल सकते हो जो आपका यहाँ पे म्यू है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे हो गई, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। फिर अब अगले पे चलते हैं, तो देखो अगला यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो है यहाँ पे स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब देखो स्नेल्स लॉ आपका क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू μ2/μ1, ठीक है। ये म्यू है, ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ कि कैसे ये आया, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ हम फॉर्मुलेस के ऊपर बेसिक बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे यही चीज़ देखेंगे। फिर अगली चीज़ जो हमारे लिए है वो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी आपको ऐसे दे रखा हो, ठीक है, कि यहाँ पे 1 नीचे और 2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी चीज़ हो रही है ना वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, ठीक है। फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, उसका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे अभी तक देखो हमने कितनी चीज़ देख ली है, ये आपकी 6 थी, और यहाँ पे ये सब मिला के आपके यहाँ पे 7 है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, और ये आपका यहाँ पे 8th पार्ट हो गया, ठीक। अब देखो 9th आपका यहाँ पे है क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, बेसिकली आपको टोटल रिफ्रैक्शन तो पता ही है, तो वहाँ पे जब एंगल ऑफ आई जो है यहाँ पे जब डेंसर मीडियम में इतना हो जाए, जब जो कि आपका जो एंगल आर है, ठीक है, वो रेयर मीडियम में आपका यहाँ पे 90 डिग्री बन जाए, ठीक है। जैसे आपको टोटल रिफ्रैक्शन की कंडीशन पता है कि अब हम लोग हमेशा डेंसर से रेयर में जाते हैं, तो आपकी जो इंसिडेंस रे होगी वो डेंसर मीडियम में रहेगी। तो इसलिए आपका जो एंगल ऑफ आई है वो यहाँ पे डेंसर मीडियम में इतना होना चाहिए कि एंगल ऑफ आर जो है यहाँ पे वो रेयर मीडियम में 90 डिग्री बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ आर जो है यहाँ पे 90 डिग्री बन जाए, ऐसा आपका यहाँ पे एंगल आई होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होती है, यहाँ पे इसकी कंडीशन होती है क्रिटिकल एंगल की। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला यहाँ पे स्नेल्स लॉ में यहाँ पे क्या होता है, साइन सी अपॉन साइन आर इक्वल्स टू μ2/μ1, ठीक है। अब देखो साइन आर यहाँ पे देखोगे तो 90 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन सी अपॉन ये 1 बन जाएगा साइन आर, और यहाँ पे हो जाएगा ये μ2/μ1। तो इससे आप क्लियरली देख पाओगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन सी इक्वल्स टू μ2/μ1, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर यहाँ पे ही मैं थोड़ा और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको याद रखना है विबग्योर के बारे में, ठीक है। विबग्योर के बारे में आपको जो याद रखना है वो यह बेसिक चीज़ आपकी यहाँ पे, कि जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल आपका आर का ज़्यादा होगा वायलेट से, ठीक है, मतलब रेड का ज़्यादा होगा वायलेट से। फिर वहीं पे अगर मान लो आपसे बोलता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आर का ज़्यादा होगा, ठीक है, वायलेट से, ये चीज़ याद रखना। और तीसरा पॉइंट, अगर आपसे पूछता है लैम्डा यहाँ पे मतलब कि वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आपका यहाँ पे ज़्यादा होगा वायलेट का एज कम्पेयर टू आर, ठीक है। तो आप बेसिक इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर क्रिटिकल एंगल आर का ज़्यादा है तो उससे कम होगा यहाँ पे ओ का, फिर वाई का, जी का, ऐसे करके कम होता जाएगा। तो और यहाँ पे अगर ये वी का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे वी का अगर ज़्यादा है तो इस तरफ से यहाँ पे लो होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, सिर्फ इन दोनों से
मैं ये बस कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, इस चीज़ पे क्वेश्चन आ जाता है, पर आपको इस तरीके से भी याद रखना है कि आर से अगर वी बड़ा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि आर यहाँ पे ओ से भी बड़ा है, फिर ओ जो है वाई से बड़ा है, फिर जी से, फिर बी से, फिर आई से, फिर वी, ठीक है, ऐसे करके आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। ठीक, तो हमने यहाँ तक ये चीज़ कर ली। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जो देखो सबसे ज़्यादा अभी तक जो हमने क्वेश्चंस भी लगाए हैं अभी तक पीवाईक्यू में, सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है आपका यहाँ पे फोकल लेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, फोकल लेंथ का आपका फॉर्मूला क्या था यहाँ पे r/2। ठीक है, f इक्वल्स टू r/2, और यहाँ से ही आप r की वैल्यू भी निकाल सकते थे, ट्वाइस ऑफ r। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल f से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी कि हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से, और ये आपका हो जाता है r इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखोगे। फिर यहाँ पे 12th पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपका अगला फॉर्मूला होता है यहाँ पे पावर का, जो कि होता है 1/f। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है यहाँ पे, डायोप्टर। पावर की एसआई यूनिट होती है यहाँ पे डायोप्टर। ठीक, मतलब हम लोग जब लेंस वाले पावर की बात कर रहे हैं उस पर। ठीक है, वैसे पावर की क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगर मान लो आपसे बोलता है कि टू लेंसेज की अगर हम पावर को निकालना है हमें, ठीक है, पावर निकालना है अगर दो लेंस की, तो आपका जो पावर होगा वो होगा P1 प्लस P2। ठीक है, वहीं पे अगर मान लो आपसे बोलता है कि मैग्नीफिकेशन निकालना है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन अगर आपको यहाँ पे निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मैग्नीफिकेशन आपका होगा m इक्वल्स टू m1 इंटू m2। ठीक है, ये दो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा लोगे 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। कहाँ से लगाओगे, यहाँ से। ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको यहाँ पे समझाया। फिर अगला चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो है यहाँ पे आपके लिए मैग्नीफाइंग। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो देखो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप आपका क्या होगा, वो होता है आपका, हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 + d/f। ठीक है, एफ तो फोकल लेंथ हो गया, अब डी यहाँ पे क्या होता है आपका, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है कैपिटल डी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ तक पता चल गई। अब लास्ट में जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग बात करते हैं, तो वो है आपके यहाँ पे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला, वो मिरर फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, और साथ ही साथ 15 में अगर हम बात करते हैं वो है यहाँ पे आपका लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला यहाँ पे आपका क्या होता है, लेंस फॉर्मूला आपका होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपके पास दो टाइप के मिरर होते हैं। ठीक है, और दो ही टाइप के आपके पास लेंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों लिख दे रहा हूँ पहले तो। ठीक है, तो कॉनकेव पहले हम लोग ऊपर लिख रहे हैं, फिर कॉन्वेक्स नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यू वी और एफ। ठीक है, यू वी और एफ। अब देखो अगर आपसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है मिरर के ऊपर, तो आपको याद रखना है कि अगर कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका यू नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव होगा, एफ भी नेगेटिव होगा। वहीं पर अगर कॉन्वेक्स मिरर की यहाँ पे बात करते हैं तो आपका यहाँ पे यू नेगेटिव होगा, वी प्लस हो जाएगा। ठीक है, और एफ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर अगर वहीं पे लेंस में बात करता है तो लेंस में अगर कॉनकेव मिरर आता है तो यहाँ पे भी तीनों चीज़ आपके यहाँ पे नेगेटिव रहेंगी, और कॉन्वेक्स में पहली नेगेटिव रहेगी, बाकी दोनों यहाँ पे क्या रहेंगी, प्लस रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो साइंस बता रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि यू हमेशा आपका नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे मिरर से पहले ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसलिए हमारा क्या होता है, यू हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है, आपका यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, वी आपका यहाँ पे क्या है, वी आपका यहाँ पे इमेज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको वो कंडीशंस नहीं बता रहा हूँ जहाँ पे आपकी इमेजेस बनती हैं वगैरह। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, और आपके यहाँ पे जो कंडीशंस बनती है आपको बस इस तरीके से याद रखनी कि जो भी आपके कन्वर्जिंग चीज़ होगी। ठीक है, अब जैसे मिरर के केस में आपका कॉनकेव मिरर जो है यहाँ पे कन्वर्जिंग है, तो यहाँ पे कन्वर्जिंग में यहाँ पे 6 कंडीशन बनेंगी, और डाइवर्जिंग में यहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन बनेगी। वही सेम चीज़ अगर मैं लेंस में बात करता हूँ तो लेंस में आपका कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस जो है आपका यहाँ पे वो कन्वर्जिंग है, तो उसकी 6 कंडीशन बनेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या रखना है, याद रखनी है चीज़ें। तो अच्छा चलो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ आपको, यहाँ पे जो भी हमारे जितनी भी कंडीशंस होती है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर आपका यहाँ पे कैसा होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपका होता है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये आपका होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है यहाँ पे फोकस, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। फिर नाउ यहाँ से ही आपका जो लेंस तक के यहाँ पे पी जो आपका पोल होता है वहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, कैपिटल आर, जो अभी हमने यहाँ पे फोकल लेंथ के फॉर्मूले में भी देखा था। और यहाँ पे एफ से लेके आपके पी तक का डिस्टेंस होता है वो होता है आपका स्मॉल एफ। ठीक है, मतलब फोकल लेंथ। तो ये हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियसली ईयर जो हमने क्वेश्चंस लगाए थे वहाँ पे हमने अच्छे से इस पे बात भी करी थी। तो यहाँ पे देख ले, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंडीशंस में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3, यहाँ पे 4, फिर 5 और 6। ठीक है, 6 कंडीशंस हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे होती है।
ठीक है। अब देखो कौन कौन सी कंडीशन होती है, आप इतना ईजिली आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हम लोग ऑब्जेक्ट की यहाँ पे प्लेसमेंट क्या होगी हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पोजीशन ऑफ यू। ठीक है, पोजीशन ऑफ यू मतलब क्या, हमारा यू का मतलब है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोजीशन ऑफ वी, जो कि आपका क्या होगा यहाँ पे इमेज। ठीक है, इमेज क्या बनेगी, वो है आपका यहाँ पे वी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साइज की, और साइज के बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली नेचर की, जो हम लोग बेसिकली देखते हैं रियल इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल इरेक्ट, ये सब। तो ये आपका होता है यहाँ पे नेचर। ठीक है, इमेज का नेचर। तो देखो यहाँ पे 6 कंडीशंस कौन सी बनती है। तो पहली आपकी होती है यहाँ पे इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या होगी, यहाँ पे कहीं आपकी बनेगी इन्फिनिटी। ठीक है, सी से बहुत दूर। तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे आप इन्फिनिटी पे, और उसके बाद देखो पहले मैं ना यू बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्फिनिटी पे हमने रखी है, अगली हम लोग रखेंगे इन्फिनिटी एंड सी के बीच में। ठीक है, इन्फिनिटी और सी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी एंड सी के बीच में रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ, यहाँ पे कहीं हम लोग रखेंगे। ठीक है, ये सी है आपका, यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी है, तो उसके बीच में रखेंगे। अब ना उसके बाद हम कहाँ रखेंगे, उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पे सी पे। फिर अगले पोजीशन में हम रखेंगे सी और एफ के बीच में। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहाँ रखेंगे, उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पे एफ पे, और उसका लास्ट कंडीशन आपकी होती है यहाँ पे बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, तो देखो अगर आप ध्यान से सोचो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हम इस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, एक एक स्टेप, पहले इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी से सी के बीच में, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर उसके बाद एफ और पी के बीच में। ठीक है, तो हम लोग हमेशा इस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से यू की पोजीशंस आपको यहाँ पे रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ये डायग्राम पता होना चाहिए, आप इजिली यहाँ पे 6 की 6 कंडीशन बता सकते हो। अब ना हम लोग बात करते हैं पोजीशन यहाँ पे आपकी इमेज की। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, तो जब आप इन्फिनिटी पे रखते हो तो आपके यहाँ पे इमेज बनती है एफ पे। एफ आपका है यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ पे आपकी बनेगी। फिर उसका जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी और सी के बीच में रखते हो, तो यहाँ पे आपका जो इमेज बनती है वो यहाँ पे एफ, और यहाँ पे एंड ले लो। ठीक है, एंड आपकी यहाँ पे बनती है सी पे। ठीक है, सी के बीच में मतलब। ठीक है, तो देखो अभी हम इस तरीके से जा रहे थे। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे पोजीशन ऑफ यू की बात कर रहे थे तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, पर जब भी हम यहाँ पे वी की बात करेंगे तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, और वो भी हमारे स्टार्ट होगा यहाँ पे एफ से। ठीक है, पी से स्टार्ट नहीं होगा, एफ से स्टार्ट होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आप जब यहाँ पे सी पे रखते हो तो सी पे ही बनती है, और यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब होता है सेम साइज की बनेगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे सी एंड इन्फिनिटी के बीच में बनती है। ठीक है, सी एंड इन्फिनिटी के बीच में बनती है। जब आप एफ पे रखते हो तो इन्फिनिटी के पे रखती है, मतलब बनती है इमेज। और जब आप एफ और पी पे रखते हो, ठीक है, मतलब उसके बीच में रखते हो, तो आपकी यहाँ पे बेसिकली इमेज बनती है बिहाइंड द पोल। ठीक है, बिहाइंड द पोल। बिहाइंड द पोल मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये पोल है, इसके इस तरफ बनेगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में कहीं बनेगी। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं साइज की, तो पहला आपका यहाँ पे होता है हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, मैं एच डी लिख रहा हूँ, मतलब हाईली डिमिनिश्ड। फिर जो आपका दूसरा कंडीशन है वहाँ है आपका यहाँ पे डिमिनिश्ड। ठीक है, फिर जो आपकी तीसरी कंडीशन है यहाँ पे, ये होता है आपका यहाँ पे सेम साइज। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर उसके बाद आपका शुरू हो जाता है यहाँ पे एनलार्ज होना, फिर हाईली एनलार्ज। ठीक है, उसके बाद फिर वापस एनलार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो 5 कंडीशन है ना, ये 5 लास्ट वाले को छोड़ दो, तो आपकी हर जगह बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, सब जगह सेम है। ठीक है, हर जगह आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनती है शुरू के पांचों केस में, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे मिरर से पहले ही बन जा रही है। ठीक है, इसलिए। और मिरर के बाद जो यहाँ पे इस केस में बन रहे वो क्या, आपके यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ईजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 कंडीशन हमने डिस्कस कर ली कॉनकेव मिरर की। नाउ अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर की, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास अब वो सेम चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, यू आपका ये है, वी है, फिर यहाँ पे ये साइज हो गया, और साइज के बाद आपका यहाँ पे क्या था, नेचर। ठीक है, अब देखो आपका जो यहाँ पे पोजीशन है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन बनती है। पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, और ये आपका क्या है, एक टाइप का डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 कंडीशन आपकी क्या बनती है, पहली जब आप इन्फिनिटी पे रखते हो, और दूसरी जब आप इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखते हो। ठीक है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आपकी यहाँ पे इमेज कब बनेगी, जब आप इन्फिनिटी पे रखते हो तो आपकी इमेज बनती है एफ पे। जब आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हो तो आपकी बनती है यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप याद रख लेना। फिर यहाँ पे आपकी बनती है हाईली डिमिनिश्ड, और यहाँ पे बनती है डिमिनिश्ड। ठीक है, और आपका यहाँ पे नेचर क्या होगा, यहाँ पे नेचर होगा यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट।
ठीक है, VE आपका दोनों में यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो यहाँ पे तो हो गई हमारी ये जो अपने मिरर के केस में हमने अभी बात करी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लेंस के केस में, तो लेंस के केस में देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जिसकी सिर्फ दो ही कंडीशन होती है, और वो है हमारा इस केस में, लेंस के केस में है, वो है हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस की हमारी सिर्फ दो ही कंडीशन होती है, ये याद रखना है। अब लेंस के केस में जो आपका कॉनकेव है ये क्या होता है, ये डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। और मिरर के केस में आपका कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जिसकी भी डाइवर्जिंग है उसमें सिर्फ दो कंडीशन है, जिसमें कन्वर्जिंग जो है वो यहाँ पे 6 कंडीशन है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे बात करते हैं इनके दो कंडीशन की, तो यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड लेंस, ठीक है। लेंस मतलब यहाँ पे आप रख लो पोल, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ अब बस आपको याद रखनी है कि लेंस के केस में ना हम लोग बेसिकली कैसे लेके चलते हैं, बस वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो हमारा जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से हमारा दिखता है, ठीक है। F1 ट्वाइस ऑफ F1, और यहाँ पे होता है हमारा F2 ट्वाइस ऑफ F2, ठीक है। अब देखो जो ट्वाइस ऑफ F1 है ये क्या होता है, हमारा C होता है हमारा मिरर के केस में, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। और इस केस में भी यहाँ पे जो ट्वाइस ऑफ F2 है ये आपका क्या है, C ही है, ठीक है। तो इधर से ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखना है कि आपका जब लेफ्ट साइड में हम बात करते हैं तो F1 के केस में बात करते हैं, और जब हम राइट साइड में बात करते हैं लेंस के, तो हम F2 के कंडीशंस पे देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी ये कंडीशन हो गई यू की, कि आप कहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हो। अब इमेज आपकी कहाँ बनती है, ये आपकी बनती है F2 पे, ठीक है। F2 आपका क्या है, ये है, ठीक है, ये यहाँ पे अब याद रखना है। अब देखो यहाँ पे F था, मतलब वो मिरर से पहले था जो F वहाँ पे बन रही थी, ठीक है। तो बस ये कंडीशन यहाँ पे चेंज है, पर F पे ही बन रही है, बस राइट साइड की F पे बन रही है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे भी देखो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी रहेगी कि F2 और यहाँ पे जो आपका लेंस है, मतलब इसका जो पोल रहेगा, या फिर आप इसको लेंस ही बोल लो, ठीक है। पोल की जगह यहाँ पे क्या बोल लो, लेंस ही बोल लो। तो लेंस आपका ये है, ठीक है। F2 और लेंस के बीच में बनेगी यहाँ पे आपकी सेकेंड कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका यहाँ पे क्या रहेगा, ये डिमिनिश्ड रहेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा दोनों ही कंडीशंस में, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लेना ना। अब जो यहाँ पे मेन चीज़ है आपके लेंस के केस में, वो है यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखो कन्वर्जिंग ज़्यादा पूछा जाता है, डाइवर्जिंग बहुत कम आता है, तो ये भी आपको इस तरीके से याद रखना है। अब देखो हमारा लेंस के केस में जो हमारा कन्वर्जिंग है वो हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ। अब इसकी भी यहाँ पे कितनी कंडीशन होती है, यहाँ पे हमारी होती है 6 कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे पहले में हम लोग रखते हैं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, फिर हम लोग यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे F2 पे, ठीक है। यहाँ पे इस F1 पे आपको इस तरीके से याद रखना है, ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है। देखो यहाँ पे वापस से मैं बना दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, तो ठीक है। तो ये होगा हमारा ट्वाइस ऑफ F1, ये होगा हमारा F1, ये होगा हमारा F2, और ये होगा ट्वाइस ऑफ F2, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। और हम लोग यहाँ पे कहाँ पे रखते हैं, बेसिकली बियॉन्ड F1 रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख लो, बियॉन्ड F ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है। तो यहाँ पे बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F1 का मतलब क्या है, यहाँ पे इसके इस तरफ रखते हैं, ठीक है, इस तरफ हम कहीं रखते हैं। तो इसका बेसिक मतलब यही है कि इन्फिनिटी और बियॉन्ड, मतलब यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F1 के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F1 का मतलब क्या है, बेसिकली कि हम लोग इन्फिनिटी और ट्वाइस ऑफ F1 के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है। और ये सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। ट्वाइस ऑफ F1 मतलब क्या है, उस कंडीशन में जब हम मिरर की बात कर रहे थे तो वहाँ पे कर्वेचर था, ठीक है। तो उसी वही सेम चीज़ आप इसको भी यहाँ पे याद रख सकते हो। उसके बाद हम लोग रखते हैं ट्वाइस ऑफ F1 पे, फिर हम लोग रखते हैं ट्वाइस ऑफ F1 एंड F1 के बीच में, ठीक है, बिटवीन। फिर हम लोग रखते हैं F1 पे, फिर हम लोग रखते हैं F1 एंड लेंस के बीच में, ठीक है, बिटवीन F1 एंड लेंस। तो देखो सेम ही कंडीशन चलती आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी देखो ध्यान से, तो कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरफ हमारा बढ़ता आ रहा है यू की अगर हम बात करते हैं, और हम यहाँ पे V की बात करें तो देखो V आपका यहाँ पे पहली कंडीशन बने, यहाँ पे इमेज बनेगी F2 पे, फिर F2 और ट्वाइस ऑफ F2 के बीच में बनेगी, ठीक है, बिटवीन F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2। फिर आपकी बनेगी ट्वाइस ऑफ F2 के बीच, ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F2 पे। अब यहाँ पे भी ध्यान से अगर देखो तो हमारी इमेज भी ऐसे ही बन रही है, ठीक है, सीक्वेंस में ही बन रही है जिस सीक्वेंस में यहाँ पे हमारी इमेज आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू के 5 कंडीशन आपके इसी तरीके से आपके यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F2 के बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड, ये आपको याद रखना है। बियॉन्ड मतलब क्या है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F1 के इधर, ठीक है। मतलब कि आप इसको इस तरीके से ले लो, ट्वाइस ऑफ F2 एंड इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, बिटवीन ट्वाइस ऑफ F2 एंड इन्फिनिटी। फिर आपका फिफ्थ कंडीशन में क्या बनेगा, फिफ्थ कंडीशन में आपका यहाँ पे बनने वाला है इन्फिनिटी पे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट कंडीशन आपका यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट
ऑन सेम साइड, मतलब कि यहाँ पे जब आप F1 और लेंस पे जब रख रहे हो, ठीक है, उसके बीच में जहाँ पे भी रख रहे हो, मतलब ये जो कंडीशन है यहाँ पे कहीं रख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे रखोगे आप, ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ पे रखा गया है, इसके बीच में रखा गया है, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो इस तरफ बनेगी, ठीक है, मतलब इसके इस तरफ बनेगी, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे पूरी कंडीशंस बची हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के F1 पॉइंट के आपके लेफ्ट साइड में कहीं पे भी आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो आप यहाँ पे इस तरीके से याद रखना कि बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन सेम साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कंडीशन यहाँ पे इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बाकी देखो, बाकी वही सेम आ जाएगा। अगर हम साइज की बात करते हैं तो हाईली डिमिनिश्ड पहले, फिर डिमिनिश्ड, और यहाँ पे जब ट्वाइस ऑफ F1 पे जब यहाँ रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम साइज, ठीक है, एस मतलब सेम साइज। फिर आप रखोगे इनलार्ज हो जाएगा, फिर आपका हाईली इनलार्ज हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे वापस इनलार्ज हो जाएगा। अब शुरू की जो 5 कंडीशन है यहाँ पे भी वही सेम है, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड, और लास्ट वाले में क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, VNE मतलब यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे सारी कंडीशन हमने ऑप्टिक्स के चैप्टर से भी डिस्कस कर ली है। सो गाइस, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं अगले चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर जो है वो है आपके लिए यहाँ पे मोशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी अभी हम यहाँ पे फॉर्मुलेस करेंगे ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखो, पहली चीज़ तो हमें पता होगा यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, एम में होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि हमें सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो हमें दिया है, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चलता है। फिर साथ ही साथ हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, और इसी को ही हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर दूसरा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम उस पर अभी बात करते हैं। तो देखो, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे होता है, देखो इसको डिनोट तो करते हैं हम लोग P से, तो P इक्वल्स टू M इंटू वी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसका SI यूनिट क्या होगा, तो इसका SI यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड। फिर तीसरे पे हम लोग चलते हैं, तो तीसरा यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे इम्पल्स, ठीक है। अब इम्पल्स बेसिकली आपका यहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स इनटू टाइम, और इसकी भी SI यूनिट क्या होगी, इसकी भी SI यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड। नाउ जो फोर्थ आपके लिए यहाँ पे पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, और वो है यहाँ पे वेट का, ठीक है। तो वेट इक्वल्स टू आपका क्या होता है, mg, m है यहाँ पे मास, और g है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो इसकी अलग अलग कंडीशन होती है, हम वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन होती है यहाँ पे जब लिफ्ट आपकी यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही हो, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही हो, या फिर और रेस्ट पे हो, तो यहाँ पे इसका वैल्यू होती है R इक्वल्स टू एम जी, ठीक है, जो कि हमें ऑलरेडी मैंने बताया वेट जो होगा यहाँ पे उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहने वाला है, M इंटू जी, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर मान लो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है, अगर यहाँ पे जो आपकी लिफ्ट है वो एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, एक्सेलरेट हो रही है अपवर्ड की डायरेक्शन में, तो उस केस में जो आपका यहाँ पे वेट होगा वो आपका यहाँ पे आएगा M इंटू जी प्लस ए, ठीक है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। फिर वहीं पे अगर मान लो यहाँ पे एक्सेलरेट, यहाँ पे अपवर्ड हो रही थी, अब यहाँ पे एक्सेलरेट हो जाती है डाउनवर्ड, ठीक है, जो आपकी लिफ्ट है वो यहाँ पे एक्सेलरेट हो जाती है डाउनवर्ड, तो इस केस में जो आपका आर आएगा वो आएगा M इंटू जी माइनस ए, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन भी आ रखे हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो आपका यहाँ पे वेट होगा वो क्या आ जाएगा, M इंटू जी माइनस जी, जिसकी वजह से ये आपका क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है वेट की, ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो देखो नेक्स्ट आपका यहाँ पे हम लोग देखते हैं चैप्टर जो है आपका यहाँ पे वो है ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो आपका है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल F से, और इसका फॉर्मूला आपका है कैपिटल G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो जी यहाँ पे कांस्टेंट होता है, M1 M2 आपके मासेज है, आर आपका यहाँ पे डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये दो आपके यहाँ पे क्या मासेज है, ये M2 है और ये M1 है, ठीक है। तो ये दोनों की जो वेट होगा या जो मास होगा वो आपका है M1 M2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका यहाँ पे आर, ठीक है। तो उसी का ही हम लोग स्क्वायर करते हैं। अब देखो यहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कि आपका यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो यहाँ पे क्या उसका रिलेशन होता है आर के साथ, तो आपको याद रखना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये फॉर्मूले में ही आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जो फॉर्मूले है ना उससे ही आप बता सकते हो कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक फॉर्मूले से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप यहाँ से खुद भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरे पे चलते हैं, ये आपका हो गया पहला। अब हमारा दूसरा है यहाँ पे, अगर आपसे पूछता है जो भी रिलेशन बताओ, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, स्मॉल जी जो कि आपका क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
ठीक है। तो एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपका बेसिकली क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका होने वाला है स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी बेसिकली इसी की तरह है, बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म्स में अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो आप ये फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। जहाँ पे एम आपका है मास ऑफ अर्थ, आर है आपका यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, तो एसआई यूनिट यहाँ पे होती है इनकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर देखो जैसे आपको यहाँ पे पता है कि अर्थ पे अगर हम जी की बात करते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर मान लो यही सेम चीज़ अगर मान लो आपको मून पे निकालनी है तो ये हो जाएगी 1/6 ऑफ 9.8, ठीक है। और ये सन पे निकालनी होगी तो ये हो जाएगी 27 टाइम्स ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए इसके बारे में भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर यहाँ पे तीसरी भी मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, वो है आपकी यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ एफ मान लो आप, ठीक है, जो कि हमने एफ हम लोग लेके ही चलते ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल आई इक्वल्स टू कैपिटल एफ अपॉन एम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एफ यहाँ पे हमने देख रखा है कि जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर भी होता है, और यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक और जो इसका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, और करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये बनेगा आपका आई इक्वल्स टू, ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, आपको यहाँ पे याद रखने इंटेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में यहाँ पे बात कर ली है। और एक चीज़ आपको देखो यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो आपकी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी का आपका यहाँ पे एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये होता है आपका न्यूटन पर मीटर आपका होता है इंटेंसिटी का आपका एसआई यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो होने वाला आपका यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं वी, और यहाँ पे ओ लिख देते हैं, ठीक है, नीचे। उसके बाद यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर, ठीक है, ये अपॉन में है, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है, अपॉन आर। फिर फिफ्थ है यहाँ पे आपका एस के वेलोसिटी, और ये सब मैं अच्छे से समझा चुका हूँ पहले ऑलरेडी यहाँ पे पी वाई क्यू के वीडियोज़ में, तो आप वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। आपके लिए यूज़फुल सीरीज़ ही है वो एक तरीके से। इसको हम लोग डिनोट करते हैं वी और ई, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 जी और कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर से थे। अब हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर पे जो कि आपका है काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिक सा फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इन तीनों में आपस में आप रिलेशन भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फिर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये तो हो गया आपका बेसिक। अब दूसरा यहाँ पे होता है वेलोसिटी का, ठीक है। तो वेलोसिटी का आपका यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी का आपका होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो अब इसमें भी आप यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हो कि टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे भी आप सेम तरीके से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे लॉज ऑफ मोशंस जो है हम लोग उसकी बात करते हैं। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे ये पहला आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड डाल के और यहाँ पे 1 डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो v आपका क्या होता है, v हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t होता है आपका यहाँ पे टाइम, और एक आपका यूज़ होता है s जो कि डिस्टेंस के लिए यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो जहाँ पे दूसरी की हम बात करते हैं तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा हो गया। और जो लास्ट है आपका यहाँ पे थर्ड, वो होता है आपका वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे ये तीनों जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के केस में यहाँ पे जो ये फॉर्मुलेज है, अगर यहाँ आपसे बोलता है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के केस में क्या होंगे, ठीक है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के केस में क्या आएंगे, तो वहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, यू आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। अब यहाँ पे जो फॉर्मूले बनेंगे वो बनेंगे यू इक्वल्स टू, ठीक है, वी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ए की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है, पहली कंडीशन यहाँ पे याद रखनी है। फिर यहाँ पे एस की जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। तो एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दूसरी कंडीशन हो गई, दूसरा आपकी इक्वेशन हो गई। फिर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, तो ये तीसरी स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए ये। तो यहाँ पे वही सेम कंडीशंस इसके लिए है, ठीक है। अब देखो अब अगले पे चलते हैं। तो अगला है यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो है आपके यहाँ पे वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो वर्क की क्या फॉर्मूला होता है, तो वर्क का होता है यहाँ पे mgh, एक आप इस तरीके से याद रख सकते हो। दूसरा होता है आपका यहाँ पे एफ डी कॉस थीटा, ठीक है।
अगर यहाँ पे एफ डी सेम डायरेक्शन में है तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, मतलब कि हो जाएगा एफ यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली। देखो अगर मान लो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डब्ल्यू होगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका एफ डी सिर्फ, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा 1 बन जाएगा। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस एफ डी, ठीक है, यहाँ पे अगर वो अपोजिट में है, ठीक, पहले ये हो गई। अगर मान लो परपेंडिकुलर है तो आपका डब्ल्यू डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर होते हैं तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक तो ये याद रखना है और एक ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, यहाँ पे होती है जूल, ठीक है, आपकी वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, यहाँ पे होती है जूल। फिर हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अब जो अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का, जो कि होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और इसी की तरह यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट अलग फॉर्मूला और है वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, और वो है आपका यहाँ पे एम जी एच, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखे हैं तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अब हम यहाँ पे बात करते हैं पावर की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये लेंस वाली पावर नहीं है, अलग पावर है। तो यहाँ पे इसके एसआई यूनिट क्या है, पहले तो वो देख लेते हैं। इसके एसआई यूनिट है वॉट, ठीक है, पहली चीज़। और वॉट को हम लोग किस तरीके से और भी लिख सकते हैं, तो वो होता है यहाँ पे हमारा जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे यहाँ पे यूनिट्स को ना चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, क्वेश्चन ईजी रहता है, बस यहाँ पे यूनिट्स के साथ खेला जाता है, ठीक है। तो इसलिए यूनिट्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब देखो पावर का फॉर्मूला बोलता है तो पावर इक्वल्स टू होता है आपका वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन टी मतलब वर्क अपॉन टाइम। फिर एक और आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू, वो होता है आपका यहाँ पे फोर्स, ठीक है, एफ है आपका यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है, डी क्या है आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये याद रखना, डिस्टेंस नहीं है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था, वो क्या होता है आपका यहाँ पे वेलोसिटी होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस दिखा भी दे रहा हूँ। देखो हमने यहाँ पे देखा था वेलोसिटी क्या आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो हम लोग यहाँ पे वही पुट कर देंगे। तो हमारा एक और जो फॉर्मूला बन जाएगा इसका, वो बन जाएगा पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी है तो यहाँ पे फोर्स और ये इंटू हो जाएगा वेलोसिटी में, ठीक है। तो इस तरीके से ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेज भी यहाँ पे आपके बनते हैं, तो यहाँ पे ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारे इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बात हमने यहाँ पे कर ली है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे करंट से रिलेटेड, ठीक है। अब करंट वाला भी आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो लॉ है वो पता होना चाहिए, वो है आपके यहाँ पे ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ यहाँ पे आप मान लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। तो ये होता है आपका V इक्वल्स टू आई आर, जो कि आपका होता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है। आर रेजिस्टेंस, आई करंट और V हो गया आपका यहाँ पे वोल्टेज। अब इन्हीं से आप डिफरेंट रिलेशंस बता सकते हो, जैसे R हो जाएगा आपका V अपॉन आई हो जाएगा आपका V अपॉन आर, ठीक है। इससे ही आप निकाल सकते हो V आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, फिर V आपका यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। पर वहीं पे अगर आप आर और आई में निकालोगे तो यह आपका आ जाएगा इन्वर्सली, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली, कि अगर आपका आई हाफ होता है तो आपका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आर हाफ होता है तो आपका आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जो होता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो ये बेसिकली आपका होता है यहाँ पे रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी हम लोग इसको बोलते हैं। और रजिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन जो आ रखा है, देखो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे रजिस्टिविटी कौन से सब्सटेंस की होती है। तो देखो सबसे पहले आता है यहाँ पे आपका इंसुलेटर, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे अलॉयज, और लास्ट में आते हैं आपके यहाँ पे कंडक्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखना कि रजिस्टिविटी इंसुलेटर की ज़्यादा होती है, फिर अलॉयज की होती है, फिर कंडक्टर की होती है। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड पे चलते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो देखो अगर बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल की, ठीक है, तो देखो पैरेलल में आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। ऐसे ही आगे करके 1/rn तक जितने भी आपके यहाँ पे लगे होंगे पैरेलल में, उतने रेजिस्टेंस आपके बेसिकली रजिस्टर लगे होंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे निकालते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पैरेलल के केस पे। और इससे रिलेटेड मैं पीवाईक्यू में एक इजी ट्रिक भी बता चुका हूँ, ज़रूर देख लेना, फर्स्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे समझाया आपको। अब नाउ इसके बाद देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रेजिस्टेंस में ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं सीरीज में, ठीक है। तो देखो सीरीज में आपका यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाता है, आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3
ऐसे करके जितने भी आपके n नंबर ऑफ रजिस्टर है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे जो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फोर्थ है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। तो देखो अब यहाँ पे ना मैं मिक्स करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। यहाँ तक बेसिक था। अब इम्पॉर्टेंट कैसे, क्योंकि यहाँ से आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हो। जैसे देखो आई आपका होता है Q अपॉन टी, ठीक है। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पहली कंडीशन पता हो गई। दूसरा आपके पास होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जो कि होता है वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ से आप W निकाल लो। W क्या आ जाएगा यहाँ पे, V इंटू क्यू, ठीक है। फिर पावर आपका क्या होता है, जो हमने डिस्कस किया था, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ से पावर जो है, आप W की जगह ये फॉर्मूला यहाँ पे डालोगे तो V इंटू क्यू अपॉन टाइम। तो आप ये भी पावर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे हर एक स्टेप क्या है, आपका एक नया फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगली चीज़, अगर आप देखो यहाँ पे Q अपॉन टी आपका क्या बन रहा है, आई बन रहा है यहाँ से, देखो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, V इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक और आपका पावर का फॉर्मूला बन सकता है। हमने अभी ओम्स लॉ पढ़ा था, वहाँ पे मैंने बताया था कि V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो अब V की जगह आई आर अगर आप डाल दो, आई आर, और ये इंटू आई हो जाएगा इसका, तो ये क्या बन जाएगा आपका, आई स्क्वायर आर। तो पावर का एक ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपका हर एक स्टेप यहाँ पे एक नया फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले से आप यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूले निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये कंडीशन पता है कि आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, तो यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मूलेज भी निकाल सकते हो खुद से। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं हीट का क्या होता है, तो हीट का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। पावर अभी हमने देखा वी आई इंटू टी होता है। वी अगर हम ओम्स लॉ से भरते हैं तो आई इंटू टी हो जाएगा, जो कि आपका क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर, ये होता है आपका यहाँ पे टी, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी आपका यहाँ पे हो जाएगा हीट का फॉर्मूला, ठीक है। तो हीट का क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया। अब देखो बेसिक से आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है जो बहुत बार यहाँ पे पूछी गई है, कि जब भी आपको टेम्परेचर निकालना हो फ़ारेनहाइट में, ठीक है, और आपको सेल्सियस में दे रखा हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये आपका है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, आप इक्वल्स टू लगाओगे 9/5 को आप टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस जो आपको दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करोगे, और प्लस 32 उसमें ऐड कर दोगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, ठीक है। और फिर एक आपका यहाँ पे होता है मैक नंबर। तो मैक नंबर भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे वो मैं लिख दे रहा हूँ, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम टू स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट की यहाँ पे जो भी स्पीड है एक पर्टिकुलर मीडियम में, अपॉन में उस पर्टिकुलर मीडियम में यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पे मैक नंबर की बात करते हैं, अगर मैक नंबर, ठीक है, मैं आपको ऐसे डिनोट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैक नंबर अगर यहाँ पे 1 से कम है तो इसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक, ठीक है। अगर ये आपका इक्वल आ जाता है 1 के तो ये हो जाता है ट्रांसोनिक, ठीक है। फिर अगर मान लो ये एम एन जो है ये आपका यहाँ पे छोटा है 5 से पर बड़ा है 1 से, तो ये आपका हो जाएगा सुपरसोनिक, ठीक। और अगर ये आपका यहाँ पे 5 से भी बड़ा है, ठीक है, 5 से भी यहाँ पे क्या है, बड़ा है, तो 5 से बड़ा जब होता है तो ये हो जाता है हाइपरसोनिक, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये बेसिकली एफकेट में भी पैसे पूछी जा चुकी है पहले भी, तो इसलिए आपको यहाँ पे भी पता होना चाहिए, ठीक है। और नाउ लास्ट में जो आखिरी के 3 जो फॉर्मूलेज बचे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट वाला है आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, ये आपका है फ्रीक्वेंसी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आपका है यहाँ पे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम लोग देखो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड आप इधर ले आओ, फ्रीक्वेंसी इधर आ जाएगी, तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ वेव्स, ठीक है। स्पीड ऑफ वेव अगर मान लो आपको निकालने को बोलता है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, तो आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी का हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, स्मॉल एफ से। तो ये आपका है वेवलेंथ जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और स्मॉल एफ है यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ नहीं है, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी। आपको इस तरीके से याद रखना है, लैम्डा इंटू एफ मतलब है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अगर आपको दी हुई है
तो आप ईजिली यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं दिए तो आपको यहाँ पे पहले वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी निकालनी है, उसके बाद ही आप यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर वीडियो हमने सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए फिजिक्स से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस जो अभी हमने सॉल्व किए थे पीवाईक्यूज में, तो उससे रिलेटेड जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज डिस्कस किए, आपको सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे समझ में आ गए। कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो, और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच पाए। और ये इंपॉर्टेंट हमारी यहाँ पे जो सीरीज़ चल रही है अभी यहाँ पे कंटिन्यू में रखने वाला हूँ। बस बीच बीच में आपको यहाँ पे बोनस वीडियोस मिलते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप वही यहाँ पे कर लेते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि फिजिक्स में भी यहाँ पे अब न्यूमेरिकल्स यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इजीली वहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो इसी तरीके से अब मैं अगला जो यहाँ पे बोनस वीडियो लाऊंगा वो बजट के ऊपर होगा, पर वो अब मैं यहाँ पे थोड़े टाइम बाद लाऊंगा, जब मैं बीच में यहाँ पे डाल दूंगा जब भी हम यहाँ पे पीवाईक्यूज कर रहे होंगे उसके साथ ही, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे पीवाईक्यूज भी कंप्लीट हो जाएंगे, और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे इन वीडियोस से जो आपके बोनस वीडियोस हैं इसके थ्रू भी वापस से आपके यहाँ पे रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।